डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलदेव है और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं इस गांव में बचपन से ही रह रहा हूं। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी यहीं पर रहा करते थे और हमारा परिवार बहुत खुशहाल है। हमारे पास एक बड़ी सी ज़मीन है जहां पर हम खेती करते हैं और इसी खेती से हमारा घर चलता है। मेरे दादाजी की मौत के बाद मेरे पिताजी की सेहत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, तो मैं ही खेती का काम संभालने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, खेती में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल होता गया। किसी ज़माने में हमारी बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन दादाजी की बीमारी का इलाज करवाते करवाते हमारी ज़मीनें भी कम होती गई। कम ज़मीनों पर कम खेती होती और उससे और भी कम पैसे बचते। धीरे धीरे उधारी बढ़ती गई, जिस कारण कुछ और ज़मीन भी बेचनी पड़ गई। जब दादाजी की मौत हो गई तो पिताजी भी बीमार रहने लग पड़े। इसके बाद और ज़मीन को बेचना पड़ गया। उसके बाद बची यह आधी एकड़ की ज़मीन। पिताजी किसी तरह से सेहत को संभाल पाए, लेकिन अब खेती नहीं कर पा रहे थे और खेती मुझे ही करनी थी। लेकिन छोटी ज़मीन पर खेती करने का अर्थ था कम पैसों की बचत। उधारी तो किसी तरह से सर से उतर चुकी थी, लेकिन घर का गुजारा अब पहले जैसा नहीं हो रहा था। किसी ज़माने में हमारे पास बहुत ज़मीनें हुआ करती थी, उस पर खेती से हमारा घर सबसे खुशहाल कहा जाता था। लेकिन अब हालात ये हो गए थे कि हम अपने खर्च भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल तो मिलता ही है। मैं भी मेहनत करता जा रहा था, लेकिन शायद फल मिलने में देरी हो रही थी। जब आपके हालात ख़राब हों तो आपका दिमाग भी गलत तरफ जाना शुरू हो जाता है। मुझे लगने लगा था कि भगवान मुझे जल्द ही कुछ नहीं देने वाला, मुझे किसी और शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं तांत्रिकों के पास भटकने लगा। तांत्रिक जैसे जैसे इलाज बताते मैं वैसे वैसे करता। कभी घर में नींबू रखना, कभी किसी लाश के नीचे से मिट्टी उठाकर लाना और उसे घर में रखना। मैं ऐसे हर तरह के तंत्र करता जा रहा था, लेकिन फल नहीं मिल रहा था। मुश्किल बढ़ती जा रही थी। जो समय मैं खेतों में लगा सकता था वो मैं इन तरीकों में लगा रहा था, और 6 महीने में मेरी हालत और ज़्यादा पतली हो गई। पिताजी और ज़्यादा बीमार हो गए थे, क्योंकि हमारे पास घर में ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। पिता की मौत के बाद मैं जैसे अकेला सा पड़ गया और माँ को संभालना और मुश्किल हो रहा था। घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। सब काम भी मुझे करने पड़ते और पैसे कमाने के लिए अब मैं सोचने लगा था, इन तांत्रिकों के पास नहीं जाऊंगा, ये तो झूठे होते हैं। इसी तरह मैं जंगल के इलाकों में जाकर लकड़ियां काट कर घर लाने लगा। मैंने सोचा था कि जंगल में ज़्यादा लकड़ियां काटा करूंगा, आस पड़ोस के लोगों को पैसे पर वो लकड़ियां दे दिया करूंगा। इस तरह से घर का गुजारा चलने लगेगा और धीरे धीरे मैं ज़्यादा लकड़ियां काट कर लेकर आता, अपने शरीर पर ज़्यादा मेहनत करता और पैसे बनने लगे थे। धीरे धीरे हालात ठीक होने लगे थे। उस शाम 6 बजे जब उन लकड़ियों को मैं अपने साइकिल से नीचे बांधकर घसीटकर अपने घर की तरफ ला रहा था, तो सामने से एक अघोरी मेरी तरफ आता हुआ दिखा। अघोरी मुझे देखते ही मुस्कुराने लगा था, लेकिन मैं उसे पहचानता नहीं था। मुझे तांत्रिकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और अब अघोरी भी मुझे ढोंगी सा लग रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अजीब सी थी। वो मुझे देखकर इस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे बहुत पहले से जानता हो। मैंने नज़रें नीचे कर ली और उसके पास से निकलने लगा। मैं नहीं चाहता था उसे परेशान करूं और वो मुझे कोई बद्दुआ दे, इसलिए मैंने नज़रें झुकाई हुई थी। लेकिन मेरे करीब से उसने आवाज़ लगाई, बेटे, ये लकड़ियां लाते लाते घर का गुजारा नहीं चलेगा, खेतों में काम कर ले। तेरे पास और ज़मीन भी है, उसके बारे में कभी पता नहीं लगाया? क्या तेरे दादाजी ने मरते वक्त तुझे नहीं बताया था? जब ये शब्द मैंने सुने थे, एक पल के लिए मैं डर सा गया था।
कौन है ये जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है? आखिर इसे मेरे बारे में इतना सब कैसे पता चला? किसी ने बताया तो नहीं? मैं इससे ठग होना नहीं चाहता था, क्योंकि तांत्रिकों ने पहले ही मुझे बहुत ज़्यादा ठगा हुआ था। तो मैंने कह दिया, किसने बताया ये? मैं अब ठगने नहीं वाला, मुझे ऐसी शक्तियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तो वो अघोरी मुस्कुराता हुआ कहने लगा, सही है, बहुत बार ठगे जा चुके हो, मुझ पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ, तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, ढूंढने की कोशिश तो करो। तुम्हारे पास और ज़मीन मौजूद है, और बहुत कीमती ज़मीन है। यकीन करो मेरा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर तुम्हें वो ज़मीन मिल जाए तो यहीं पर आ जाना, जिस वक्त मेरा मन होगा तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा था। मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ बात तो बताई थी उसने, जाकर देख ही आऊँगा। अगली सुबह ही मैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुँच गया। वहाँ पर तहसीलदार का वो ऑफिस भी साथ में ही था। वहाँ मैं पूछने लगा था कि मेरे दादाजी ने कोई ऐसी ज़मीन भी ली थी जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया। वहाँ पर मैं ज़मीन की फ़र्द निकालने लगा था। मेरे नाम पर, मेरे पिताजी के नाम पर, मेरे दादाजी के नाम पर कौन सी ज़मीन कहाँ पर मौजूद है, मैं उसकी जानकारी चाहता था। और वहाँ मुझे पता चल ही गया। उस पीछे वाली पहाड़ी के पार जो बेचिराग गांव है, वहाँ पर दादाजी ने बहुत पहले ज़मीन ली थी। वहाँ पर भी खेती करना तो चाहते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़मीनें होने के कारण वहाँ पर खेती वो कर नहीं पाए। वो उजड़ा हुआ गांव था, लेकिन फिर भी वहाँ पर पानी की सही सहूलत थी। उस ज़मीन पर अगर मैं खेती कर लूँ तो घर का गुजारा चल सकता था। पूरे 1 एकड़ की ज़मीन हमारे नाम थी। भले ही उसकी कीमत कम थी, बेचने पर ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लेकिन अगर मैं खेती करता तो उससे बहुत ज़्यादा फसल उगा सकता था। वहाँ पर पानी की बिल्कुल किल्लत नहीं है। शाम को ही मैं उस ज़मीन पर पहुँच गया था। वो बेचिराग गाँव था। वहाँ घर तो बने हुए थे, लेकिन बहुत ही पुराने और टूटे फूटे से। उसकी लकड़ी लगभग गल ही चुकी थी, बहुत ज़्यादा घुन लगा हुआ था। वो घर ना के बराबर ही कहे जा सकते हैं। 8-10 ही घर थे बहुत दूरी पर, और उनके नामो निशान भी बस कुछ ही सालों में मिटने वाले थे। लेकिन जो ज़मीन हमारी थी वो उसके एक तरफ थी। वहाँ पास से नदी भी गुजरती थी, तो पानी की कोई किल्लत नहीं होती, और वहाँ पर फसल उगाने पर इस उपजाऊ ज़मीन से बहुत ज़्यादा फसल निकाली जा सकती थी। घर का खर्च चलाया जा सकता था, और अब तो कर्ज भी नहीं है मेरे कंधे पर। बड़ी आसानी से अच्छी फसल उगाऊंगा। काश मुझे ये पहले पता होती, किसी ने बताया ही नहीं। शायद दादाजी भी इस ज़मीन को भूल ही गए थे। लेकिन उस अघोरी को कैसे पता चला? वो अघोरी बूढ़ा लग रहा था, शायद मेरे दादाजी को जानता होगा। मैं उससे बात करता हूँ। उसने कहा था इसी जंगल में मिलूंगा, तो जंगल में चलता हूँ। शाम के 6 बजे मैं उसी जंगल में पहुँच गया था। मैं आवाज़ें लगाए जा रहा था, अघोरी जी, अघोरी जी, कहाँ हो आप? मैं ये आवाज़ें लगाए जा रहा था, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। उसने कहा था जब मेरा मन होगा मैं सामने आऊँगा। उस शाम मैं लगभग 2 घंटे तक वहाँ इंतज़ार करता रहा था, लेकिन कोई आया ही नहीं। उसके बाद अगले दिन भी मैं वहाँ पर गया। दोपहर के वक्त ही चला गया था, लेकिन वो अघोरी नहीं मिला। तीसरे दिन जब मैं वहाँ से मायूस चेहरा लेकर वापस आ रहा था, मुझे सामने से आता हुआ अघोरी दिख गया। उसकी वैसी ही मुस्कान जो पहले दिन दिखी थी आज भी उसके चेहरे पर थी, और वो मेरी तरफ इस तरह से देख रहा था जैसे वो जानता हो मुझे वो ज़मीन मिल चुकी है। मेरे चेहरे पर भी आज मुस्कान थी। पहले मैं मायूस रहा करता था, थक जाया करता था। उन लकड़ियों को काट काट कर शरीर की थकान को लिए मैं वापस आया करता था, लेकिन आज चेहरे पर मुस्कान थी। मैं थका नहीं था, ज़मीन मिल चुकी थी, और इसकी ही तो मेहरबानी थी। तो चेहरे पर मुस्कान तो चाहिए ना जब आप किसी का स्वागत करते हैं। मैं पहले शब्द खुद बोलना चाहता था, लेकिन दूर से ही वो अघोरी बोल पड़ा, मिल गई ना ज़मीन, मिल गई ना खुशी। तेरे चेहरे की चिंता पहले दिन मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन आज तेरे चेहरे पर चिंता नहीं है। मुझे खुशी हुई, तू खुश हो चुका है। मैं भी उस अघोरी के पास उसका धन्यवाद करने लगा और ये कहने लगा, आपको कैसे पता कि वो ज़मीन हमारी थी? ज़रूर आप दादाजी को जानते होंगे। तो उस अघोरी ने कहा, दादाजी को जानता था, बिल्कुल तुम्हारे दादाजी को भी जानता था, तुम्हारे परदादा को भी जानता था, तुम्हारे लक्कड़ दादा को भी जानता था। ये शब्द सुनकर मैं हैरान सा। क्या मेरे सब पूर्वजों को जानते थे?
आपकी उम्र कितनी है? इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती, आप 60-70 साल के लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। तो वो अघोरी हंसते हुए कहने लगा था, बहुत उम्र है, तुम जान नहीं पाओगे, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे लकड़ दादा को जानता हूँ, लेकिन उनके साथ इतना ज़्यादा रहा नहीं करता था जैसे अब तुम मुझे मिले हो। इसी तरह से तुम्हारे दादा लकड़ दादा भी मुझे मिला करते थे रास्ते में, वो मुझसे कुछ बात किया करते थे, बस इतना। लेकिन इस ज़मीन के बारे में उन्होंने कभी नहीं बताया था, ये तो मैं खुद ही जान गया था। तुम्हारे चेहरे पर वो परेशानी देख तुम्हें सच्चाई बतानी ही थी। मेरे सामने जो भी आता है उसकी सब सच्चाई मुझे पता होती है। जब तुम्हारे भी बच्चे पोते यहाँ पर आएंगे, मैं उनसे मिला करूँगा और कहूँगा तुम्हारे दादा से भी मैं मिला था। ये बात सुनकर मैं हंस पड़ा था और मैंने कहा, ठीक है, तब तक आप जिंदा रहे तो बता देना। इसके बाद वो भी हंसने लगा था। अच्छा, मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं उसकी शक्ति पर थोड़ा भरोसा तो करने लगा था। मुझे अब तांत्रिकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन उसने जो करके दिखाया था वो कोई और नहीं कर सकता था। उसने हमारी पुश्तैनी ज़मीन हमें वापस दिला दी थी, जिसके बारे में मैं जानता तक नहीं था। उसके बाद मैंने कहा, लेकिन घर की परेशानी है, अगर आप उसे भी दूर कर सके तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं जान जाऊंगा कि आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, कुछ कर तो दें। तो वो अघोरी हंसता रहा था और फिर कहने लगा था, जिन, तुम्हें यकीन है जिन पर? मैंने कहा, हाँ, जिन जो एक चिराग में रहते हैं, कहते हैं चिराग को घिसो जिन निकलता है, जो मांगो वो देता है। तो वो अघोरी हंसने लगा था। अच्छा, उस जिन को जानते हो? उस जिन को नहीं जानते जो तुम्हें तोहफा देता है, एक पेड़ का जिन? मैंने कहा, नहीं, पेड़ के जिन के बारे में मुझे नहीं पता। तो उसने एक छोटा सा बीज मेरे हाथ में दे दिया और कहा, ये लो, ये है जिन का बीज। इस बीज को अपनी उसी वीरान जगह वाली जमीन पर लगा देना। अगले ही दिन पेड़ निकल आएगा। उस पेड़ पर कोई पत्ता नहीं उगा होगा, लेकिन उस पर एक जिन रहता होगा जो तुम्हें नजर नहीं आएगा। वहां पर दिया जलाना, फल रख देना उसके खाने के लिए। तुमसे खुश होकर तुम्हें कोई तोहफा देगा। यही होता है बीज का जिन, जो तोहफा देता है खुश होने पर। क्योंकि तुमने उस पेड़ को लगाया होगा तो तुम्हें तोहफा मिलेगा, लेकिन वो पेड़ वहीं पर रहेगा, वो जिन भी वहीं पर रहेगा। बस उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे सड़ जाएगा और जिन हो जाएगा आज़ाद। ना तुम्हें वो परेशान करेगा, ना कोई नुकसान करेगा, बस पेड़ के सड़ते वहाँ से चला जाएगा। लेकिन उससे कभी कुछ मांगना मत, जो वो खुद अपनी खुशी से दे वो तुम ले लेना और कुछ मत मांगना। मैंने हाथ आगे बढ़ा दिया तो उसने मेरे हाथ में एक बीज रख दिया। उसके बाद अघोरी मुस्कुराता हुआ आगे चला गया और कहने लगा, और सवाल हुए तो यहीं पर मिलूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से। यहीं पर इंतजार करना होगा कई दिनों तक। मैंने भी उस बीज को हथेली में ले लिया और सीधा घर की तरफ निकल पड़ा। एक छोटे से थैले में मैंने उस बीज को डाल दिया था। उसने जैसा कहा था उस वीरान जमीन पर ही लगाना है, तो मैं वहीं पर लगाऊंगा, कहीं और गिरने नहीं दूंगा। मैंने घर में ही उस बीज को रात को रखा और सुबह के 9 बजे माँ को बताकर उसी ज़मीन की तरफ निकल पड़ा। मैंने कहा था वहाँ पर खेती का काम जल्द ही शुरू करना है। बीज लेकर आने हैं मुझे शहर से और वहाँ पर बीज लगाने हैं। लेकिन हाथ में बस एक ही बीज था, वो भी थैली में। उसे लेकर मैं उस ज़मीन पर पहुँच गया। उस ज़मीन के एक कोने पर उस बीज को गाड़ दिया, थोड़ा सा पानी दे दिया। मैं उस बीज को उस खेत के बिल्कुल बीच में नहीं गाड़ना चाहता था, क्योंकि वो पेड़ कितने समय तक वहाँ पर रहेगा मुझे नहीं पता था। दोपहर तक मैं उस ज़मीन को देखता रहा था। उस अघोरी ने कहा था कि एक ही दिन में वहाँ पर पेड़ उग जाता है, लेकिन दोपहर तक एक टहनी तक नहीं निकली थी, एक पत्ता तक नहीं निकला था। ज़मीन वैसी की वैसी ही, पानी भी अब सूख चला था। तो मैं घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैं थोड़ा बुड़बुड़ाता रहा था, कहीं उस अघोरी ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया, कहीं उसने वैसे ही मजाक में तो नहीं कहा था कि तुम्हारे दादाजी की एक ज़मीन है, और मैंने जब उस चीज़ को चेक किया तो एक संयोग के कारण ज़मीन निकल ही आई। कहीं वो अघोरी झूठा तो नहीं। कोई बात नहीं, कल पता चलेगा। मैं उस रात सो गया, लेकिन सोचता ही रहा था क्या सच में पेड़ उगा होगा। अगली सुबह मैं उस खेत में पहुंचा और उसी कोने में काले रंग का पेड़ लगा हुआ था।
गला हुआ पेड़, ऐसा लग रहा था बहुत पुराना पेड़ हो और गल चुका हो, उस पर एक पत्ता तक मौजूद नहीं था। करीब जाकर उस पेड़ को जब मैंने हाथ लगाया तो वो पेड़ लकड़ी का नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तेल का बना हुआ एक पेड़ हो। जैसे उसके आर पार कुछ दिख तो रहा था, फिर भी वो गहरे काले रंग का था, जैसे कोई जेल हो। उसके बाद मैंने 4 कदम पीछे हटा लिए। अब मुझे उस अघोरी की बात पूरी तरह से याद थी। इस पर एक जिन होगा जो मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैंने ही इस पेड़ को लगाया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, उससे मांगना कुछ नहीं है, बस चुपचाप उसकी मदद करनी है। मैं सीधा घर गया, वहाँ जो भी फल पड़े थे उसे लेकर आया, थोड़ी रोटी लेकर आया और जो भी काम का खाने का सामान था सब लेकर आ गया, एक पोटली में डालकर और उस पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद भी मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो पेड़ थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था, जैसे उस पर वजन बढ़ता जा रहा हो। उसकी वो काले रंग की पतली सी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकने लगी थी। धीरे धीरे वो टहनियाँ और ज़्यादा नीचे की तरफ लटकती गईं और जैसे ही एक टहनी ज़मीन को छुई, जल्दी से वो सब टहनियाँ ऊपर चली गई। ऐसा तब होता है जब एक टहनी पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ा हुआ हो और ज़मीन पर जब कोई उतर आए उस टहनी से, वो टहनी एकदम से छूट जाती है और ऊपर पहुंच जाती है। वैसा लगा था। वहाँ धीरे धीरे मिट्टी उड़ने लगी थी, हवाएं चलने लगी थी और मेरी आंखों के सामने एक एक करके वो फल खत्म होने लगे। वो धीरे धीरे खाने का सामान सारा खत्म हो गया। वो कपड़ा जिसमें मैं बांधकर वो खाने का सामान लेकर आया था, वो खाली कपड़ा मेरी आंखों के सामने पड़ा था। और उसके बाद वो पेड़ की टहनियाँ फिर से लटक गई, जैसे वो चीज़ पेड़ पर फिर से चढ़ गई हो। मैंने दोनों हाथ जोड़े, मैं अपनी नज़रें पीछे घुमाकर घर की तरफ निकल पड़ा। इसने मुझे कोई तोहफा तो दिया नहीं, लेकिन मैं सवाल भी नहीं करूँगा, शायद मुझे कल तोहफा मिल जाएगा। इसके बाद मैं वापस आ रहा था तो एक आवाज़ उन खेतों में गूंज ही गई थी। वो भारी सी आवाज़ थी, जैसे किसी बूढ़े ने पीछे से आवाज़ लगाई हो, अपना तोहफा तो लेकर जाओ। मैंने आंखें पीछे की। मैं डर रहा था कहीं वो जिन डरावना रूप लेकर मेरे पीछे ना खड़ा हो और मुझे मार ना दे। लेकिन मैंने जैसे ही नज़रें पीछे घुमाई, वो कपड़ा वहाँ पर पड़ा हुआ था और उस कपड़े के ऊपर एक बक्सा पड़ा था। ये पुराने ज़माने का एक लकड़ी का बक्सा लग रहा था और जैसे ही मैं उस बक्से के करीब गया, उसे उठाने की कोशिश की तो वो बक्सा बहुत भारी था। मुझे लगा कुछ ना कुछ मिलेगा मुझे। इसमें सोने की सिल्लियाँ होंगी, सोना होगा, पैसे होंगे, हीरे जवाहरात होंगे। आखिर जिन ऐसे ही तो मदद करता है। मैंने कहानियाँ सुनी हैं, चिराग का जिन जो मांगो वो देता है। शायद इसने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी होगी। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए ताकि सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं, और इस बक्से में ऐसी ही तो चीज़ हो सकती है। मैंने हिलाने की कोशिश की थी उस बक्से को, लेकिन उसमें से कुछ खनकने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चीज़ हो बार बार लुढ़क कर कभी इधर टकरा रही हो, कभी उधर टकरा रही हो। मैं सोचता रह गया क्या है इसमें, लेकिन उस भारी बक्से को साइकिल पर रखकर घर लाने में बहुत मुश्किल हुई। मैं अंधेरे में ही ये सफ़र करना चाहता था। उसके बाद अपने गांव के बाहर तक खड़ा रहा, रात होने का इंतज़ार करता रहा, फिर उस बक्से को घर लेकर आया। माँ पूछती रह गई इस बक्से में क्या है। मैंने कहा मैं शहर से इस बक्से को लेकर आया हूँ, इसमें बीज हैं। अब बीज इसी तरह बक्सों में मिलते हैं। माँ ने सवाल नहीं किया और मैं अपने कमरे में उस बक्से को रखकर खोलने लगा। हमारा ये छोटा सा घर था। इसकी छत भी टीन वाली थी और दीवारें मिट्टी से बनी हुई थीं। यहाँ 2 ही कमरे थे। पिताजी की मौत के बाद अब ये कमरे का इस्तेमाल मैं करने लगा था, वरना मैं बाहर ही पलंग डालकर सोया करता था, भले ही ये सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम। लेकिन अब वहाँ पर ये भारी सा बक्सा पड़ा था जो चमक रहा था। भले ही ये पुराना बक्सा लग रहा था, लेकिन हमारे घर की सबसे चमकती हुई चीज़ यही थी। आखिर एक गरीब किसान के घर में और चमकती चीज़ क्या हो सकती है। मैंने उस बक्से को एक उम्मीद से खोला था कि कुछ गहने मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। उस बक्से को खोलते ही उसमें बस एक पेंसिल थी, सिर्फ एक पेंसिल, वो भी पुरानी सी लग रही थी। वो पेंसिल आगे से भी सपाट थी, उसे तीखा नहीं किया गया था लिखने के लिए। मेरी आंखें मायूस सी हो गई। ये क्या तोहफा दे दिया, क्या अब इससे मैं पढ़ूंगा?
मैंने पढ़ाई तो बचपन में भी नहीं की, अब करके क्या करूँगा। कुछ पैसे मिल जाते, कुछ तो मिल जाता, इसका मैं क्या करूँगा। मैंने वो पेंसिल को हाथ में ले लिया और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। इस पेंसिल को भी बेच नहीं पाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और ये बक्सा भी नहीं बिकेगा। इसमें तो मैं सामान रखूंगा, बस इतना सा तोहफा। ये कैसा जिन था, ऐसा तो कोई भी तोहफा दे देता है। मैं मायूस सा वहाँ पलंग पर लेट गया था और हाथ में वो पेंसिल थी। मैं उसे देखे जा रहा था। पुराने ज़माने की पेंसिल लग रही थी और उसे तराशा नहीं गया था, तो हाथ में वो चाकू लेकर धीरे धीरे मैं उसे तराशने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर का वो काला हिस्सा मैंने निकाल लिया था। अब उसे लिखा जा सकता था, लेकिन लिखने का मन नहीं था, बहुत मायूस था। उस रात मैं इसी तरह से सो गया। सुबह सुबह जब मैं उठा तो दिमाग काफ़ी फ्रेश था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे वो पेंसिल और बक्सा दिखा, मैं मायूस होता गया। हाथ में पेंसिल को मैं घुमाता रहा। पास में ही एक कागज़ पड़ा था। मैंने सोचा उस कागज़ पर कुछ लिख कर देखता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ तो दी होगी उसने। जैसे ही उस पर मैंने लिखा सोना, मुझे लग रहा था इससे लिखूंगा वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। जैसे टीवी पर एक शो आया करता था, शाका लाका बूम बूम, शायद ये वैसी ही पेंसिल हो। मुझे बस लिखना होगा, वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। मैंने लिखा सोना, लेकिन वो सोना शब्द चमकने लगा था, सोने की तरह। मैं हैरान सा हो गया था। उसके बाद उस कागज़ को फाड़कर मैंने उससे सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन वो अक्षर जैसे ही फटे, साधारण कलम से लिखे हुए शब्द बन गए थे। वो इसका मैं क्या करूँगा, बस चमकते हैं शब्द। उसके बाद मैंने पैसा, ज़मीन, घर, बहुत कुछ लिख कर देखा, हर चीज़ बस चमकती, मिलता कुछ नहीं। अब मैं सोच रहा था करूं तो क्या करूं, क्या कुछ बनाकर देखूं। मैंने एक सिक्का बनाया, 1 रुपए का सिक्का। जैसे ही मैंने उस सिक्के को बनाया, उस कागज़ के पीछे हाथ में सिक्का आ गया था और कागज़ के ऊपर बना हुआ वो सिक्का गायब। मैं एकदम से हैरान हुआ और सोचने लगा, तो ऐसे काम करता है ये, उस पेंसिल की तरह ही है, उस टीवी पर आने वाले शो की पेंसिल की तरह। जो बनाता हूँ वो मिल जाता है। अच्छा, 1 रुपया बनाया, मैं भी पागल हूँ। मैं 10 रुपए का सिक्का बनाता हूँ। मैंने 10 रुपए का सिक्का बनाया, जैसा भारत में चलता है। हाथ में 10 रुपए का सिक्का आ गया। फिर मैं अपने आप को कोसने लगा, अरे बड़ा पागल हूँ, ये पेंसिल धीरे धीरे घिस रही है, कम हो रही है। ऐसे 1-1 रुपए के, 10-10 रुपए के सिक्के बनाता जाऊंगा तो पागल हूँ, सारी खत्म हो जाएगी, खास कुछ मिलेगा नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इससे कोई महंगी सी चीज़ बनाता हूँ। मैंने वहाँ पर एक हार बनाया। धीरे धीरे 1 घंटा लगाकर मैंने हार बनाया। उसके अंदर वैसे हीरे से बनाए और ऊपर एक टैग लगा दिया, 2.5 लाख रुपए। जैसे ही मैंने हाथ के पीछे वो हार देखा, मैं थोड़ा मायूस हुआ। ये लोहे का बना हुआ हार था जो मेरे हाथ में था और उस पर टैग वैसा ही 2.5 लाख। मैंने कहा, इस लोहे के हार का मैं क्या करूँगा? क्या ये किसी ऐसी धातु का है जो मुझे नहीं पता? उस दिन मैं सुनार के पास गया था, उस हार को दिखाया और सुनार कहने लगा, लोहे के हार पर 2.5 लाख रुपए लिखे हुए हैं, पागल हो तुम, मुझे बेवकूफ़ बनाने आए हो। उसने मुझे बहुत गालियाँ दी थीं और उस हार को लेकर मैं घर आ गया। अरे यार, बड़ा पागल हूँ, मैंने सही से बनाया ही नहीं। मुझे पेंटिंग बनानी नहीं आती थी, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बना पाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ पैसे बनाता हूँ। उसके बाद मैं पेंटिंग सीखूंगा ताकि अच्छे से चीज़ें बना पाऊँ। जब मैं चीज़ें बनाने लगूंगा तभी तो वो मुझे मिलेंगी। इसके बाद हमारे गांव में ही एक मैडम रहा करती थी जो ड्राइंग की मैडम थी सरकारी स्कूल में। मैं उनके पास जाकर कहने लगा, मैडम मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मुझे पेंटिंग सिखाइए, धीरे धीरे कैसे चीज़ें बनाते हैं वो सिखाइए, मुझे खास गुर सीखना है। उस दिन तो मैंने मैडम से यही चीज़ें सीखी थी। मैं कैसे चम्मच बना सकता हूँ, कैसे नोट बना सकता हूँ, कैसे सिक्के बना सकता हूँ। उसके बाद मैंने मैडम को कहा था, आखिर मैं हीरे के हार कैसे बना सकता हूँ, हीरे कैसे बना सकता हूँ। तो मैडम हंसने लगी थी, पहले ही दिन ये सब क्यों सीखना है, सब धीरे धीरे सीखा जाता है। तुम पेंटिंग नहीं बनाना चाहते, घर नहीं बनाना चाहते, पेड़ नहीं बनाना चाहते। मैं कहने लगा था, ये चीज़ें मैं नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैडम ने कहा ये चीज़ें भी सीखनी होती हैं, पेड़ बनाना सीखो।
शाम को 1 घंटा मैडम ने लगाया था, मुझे पेड़ बनाना सिखाया था। लेकिन मैंने भी इसलिए सीखा कि हर चीज़ बनानी सीखूंगा क्योंकि भविष्य में ज़रूरत पड़ सकती है। हर चीज़ बनाऊंगा तभी तो अच्छा बनाना आएगा। उस शाम मैं घर आ गया था और सबसे पहले मैं वो चीज़ें बनाने लगा जो सबसे आसान थी। मैडम ने मुझे चम्मच बनाना तो सिखा दिया था, लेकिन उस पर किस तरह से खास निशान बनाने हैं जिससे वो धातु का लगे, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। घर में मैंने 10 चम्मच बनाए, उसके बाद प्लेट बनाई, कटोरी बनाई और काफ़ी पेंसिल घिसा दी थी। तो मेरा दिमाग चला, ऐसी चीज़ों पर पेंसिल नहीं घिसाऊंगा, काम की चीज़ें बनाऊंगा। शाम होते होते मुझे लगा था एक बार ट्राई करके देखता हूँ। मैडम ने कहा था खास चीज़ें पहले बनानी होती हैं। वहाँ मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने उसी पेंसिल से एक पेड़ बनाया। मैं देखता रह गया हाथ में पेड़ आएगा या नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह जब मैं उठा, मेरे पलंग के पास ही एक पेड़ उगा हुआ था जिसने छत को तोड़ा हुआ था। हमारे घर की एक ही छत थी, वो भी टीन की। उसके बीच एक बड़ा सा छेद हो गया था और वो पेड़ लगभग 12 फुट का ऊपर तक निकला हुआ था। एक ही रात में वो पेड़ निकल आया था। माँ भी मेरे कमरे में आई और देखकर अचंभित हो गई। मैं खुद अचंभित था क्योंकि हमारा घर टूट चुका था। अब तो हमारे पास छत तक न बची थी और लोग भी देख देख हंसते रहे। कैसे किसान हो, घर में ही पेड़ लगा लिया। हमारे गांव के कई लोगों ने मेरा मजाक बनाया था और मैंने नज़रें झुका ली थी। धीरे धीरे सीखूंगा, इन सब का मुंह बंद कर दूंगा। उसके बाद लगभग 10 दिन तक मैं मैडम के पास जाता रहा, पेंटिंग के टिप्स सीखता रहा और मैंने वचन लिया हुआ था 12 दिनों तक बिल्कुल भी पेंसिल को हाथ नहीं लगाऊंगा। 2 दिन मैंने और सीखा और 12 दिनों बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी आ गई थी। मैं नोट बना सकता था, मैं धातु बना सकता था, मैं गहने बना सकता था और मैंने 12वें दिन यही चीज़ें बनानी शुरू कर दी। मैंने हीरे के आकार बनाए, हीरे के गहने बनाए और हाथ में हीरे के गहने आ गए। सुनार के पास जाकर बेची तो बहुत सारा पैसा मिला। अब वो सुनार मुझ पर थोड़ा सा शक करने लगा था कि मैं इस गहने को किसी से चुरा कर तो नहीं लेकर आया। लेकिन मैंने उससे कहा कि ये हमारा पुश्तैनी गहना है, तो उसका शक थोड़ा सा कम हुआ और मैं भी समझ गया इस तरह से गहने बनाकर उसके पास नहीं ले जा सकता। वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगा कि मैं कहीं से चुरा कर ला रहा हूँ और गांव वालों की नज़रों से भी बचना है। उसके बाद मैं सोने के सिक्के बनाने लगा, सोने की सिल्लियाँ बनाने लगा। उसे अलग अलग सुनारों के पास लेकर जाता, जितने में बिकती उतने पैसे ले आता। ये पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते जिसे घर में रखने में भी परेशानी हो रही थी। खड्डे खोद खोद कर लिफाफे में बंद करके पैसे वहाँ पर छिपाने पड़ रहे थे। 5 लाख, 10 लाख, इसी तरह से बहुत सारा पैसा मैं छिपाई जा रहा था और पेंसिल भी घिसे जा रही थी। मैं तो इतना लालची होता जा रहा था कि मैं उस अघोरी के पास भी नहीं जाना चाहता था, कहीं वो मुझसे कुछ मांग ना ले। पेंसिल हर बार कुछ बनाने पर थोड़ी सी घिस जाती है और अभी मैंने आधे से ज़्यादा घिसा डाली थी, बहुत सारी चीज़ें बना डाली थी। इसके बाद पैसे भी बहुत सारे आ गए थे और गांव में मैं रहता तो लोगों को और ज़्यादा शक होता जाता। तो मैंने सोचा वो ज़मीन जो उस वीरान गांव में है, वो बेचिराग गांव में ज़मीन जो हमारी है, वहाँ पर घर बनाता हूँ। इसके बाद मैंने घर बनवाना शुरू कर दिया। उसी ज़मीन पर बहुत सारे मज़दूर लगवा दिए क्योंकि पैसे मेरे पास बहुत थे। मैंने वहाँ पर बहुत बड़ा घर बनवाया। वहाँ 1 एकड़ में ज़मीन थी और एक कोने में मैंने घर बना लिया था। 2 मंजिला घर हमारे गांव में किसी का नहीं था, लेकिन मैंने ये घर अपने गांव से दूर बनवाया था ताकि किसी को शक न हो। अब ये घर बहुत जल्दी बन गया था। 6 ही महीनों में हमारा घर बनकर तैयार हो गया था। मैंने उसमें रंग नहीं करवाया, लेकिन वहाँ पर भी पैसे छिपाने शुरू कर दिए थे। मैं पैसे ही छिपा रहा था, सोने और चांदी की चीज़ों को नहीं छिपाना चाहता था क्योंकि वो अगर किसी के हाथ में लगती तो मेरे लिए परेशानी बढ़ सकती थी। लेकिन पैसों को तो मैं छिपा सकता था क्योंकि खर्च तो पैसे ही करने होते हैं, लेकिन सोना चांदी बेचने जाओ तो आप पर लोग शक करने लगते हैं। आसपास के जितने भी शहर थे, वहाँ जितने भी सुनार थे, हर एक के पास में जा आया था। अब दूर वाले सुनार के पास जाकर ये सोने और चांदी की चीज़ों को बेचने की ज़रूरत थी और उन्हें भी मैंने धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया। अब ये पेंसिल बहुत ज़्यादा घिस चुकी थी और आखिरी हिस्से आने लगे थे। मैंने सोचा कि मुझे अब शादी करनी होगी एक खूबसूरत लड़की से,
लेकिन मुझसे ऐसी खूबसूरत लड़की शादी क्यों करेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं दिखता। मैं अपनी सुंदरता इस पेंसिल से बढ़ा नहीं सकता, सिर्फ पैसे ही बना सकता हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं सुंदर लड़की ही बना डालूं? मैं अपनी पेंसिल से बनाऊंगा तो वो मुझसे प्यार भी करेगी, मैंने उसे बनाया होगा। तो उस शाम मैंने जितनी भी पेंटिंग सीखी थी, मैं लड़की तो बना ही सकता था। पूरी रात लगा दी मैंने पेंटिंग से वो लड़की बनाने में। मैं उसे तराश कर बना रहा था, सुंदर से भी सुंदर बना रहा था, और सुबह तक मैंने वो पेंटिंग पूरी कर ली। मेरी आंखों के सामने इतनी सुंदर लड़की थी, जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखी थी, और वो बातें भी इतनी अच्छी करती थी कि मेरा मन मोह लिया था। मैंने उसे बनाया था, वो जानती थी। मैं उससे क्या चाहता हूँ वो जानती थी, मेरा डर क्या है वो जानती थी, और मुझे एक ऐसा हमसफ़र मिल गया था जो मेरी मदद जिंदगी भर करने वाला था। मैंने एक आत्मा को शरीर दे दिया था, और वो भी मेरे गुलाम की तरह थी। मैंने जल्दी से उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया ताकि किसी को शक ना हो, और सुबह ही मैंने उसे माँ से मिला दिया। माँ पहले तो गुस्सा हुई कि मैंने इस तरह से शादी क्यों की। माँ मना थोड़े ना करने वाली थी, लेकिन मैंने बहाना लगा दिया। उसके बाद मैंने गांव में भी खबर फैला दी कि मैंने शादी कर ली है, और मैं दूर वाले उस गांव से लड़की से शादी करके यहाँ उसे ले आया हूँ। गांव वाले घर में आने लगे थे। उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी रह गई थीं, क्योंकि मैं इतना सुंदर नहीं दिखता था और वो परियों की तरह सुंदर थी। हर कोई मुझ पर हंस रहा था, लेकिन आखिरी हंसी हमेशा मेरी होती। वो मुझ पर हंसते, अबे तुझ लंगूर में इसने क्या देख लिया? तो मैं उन पर हंसता, लंगूर हूँ फिर भी इतनी सुंदर लड़की ने मुझसे शादी की है। तो तुम सोचो, तुम्हारी बीवी तो इतनी बदसूरत है, तुम तो मुझसे भी भद्दे दिखते होगे। हर कोई मुझ पर हंसा था, और आखिरी हंसी मेरी हंसी के बाद किसी की हंसने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पैसे का रुतबा भी एक होता है, और वो रुतबा मेरा हो चुका था। जेब में पैसे थे, अच्छे कपड़े थे, अच्छी बीवी थी, और अच्छा घर था। अब मैंने माँ को भी तीर्थ पर घूमने के लिए भेज दिया था। माँ हमेशा से चाहती थी कि वो एक बार तीर्थ पर जा आए, हर मंदिर में घूम आए। तो मैंने माँ को बहुत सारे पैसे दे दिए थे, तीर्थ पर घूमने के लिए भी भेज दिया था, और माँ बहुत ज़्यादा खुश। मेरी वो पेंसिल बहुत कम बची थी, बहुत कम, और मैं एक ही उंगली से उससे कुछ बना सकता था, और ये शायद आखिरी ही चीज़ होती। वो लगभग घिस चुकी थी। मेरी वो बीवी मुझे कहे जा रही थी, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, अब जिनकी कोई चीज़ नहीं मांगेंगे, हम बस जो है उससे गुजारा करेंगे। लेकिन मेरी लालच अब बहुत बढ़ चुकी थी। मैं चाहता था उससे कुछ बना डालूं, कोई बीज बना डालूं। क्यों ना जिनका एक और बीज बनाऊं, उस बीज को फिर से लगाऊंगा, उसके बाद वहां से पेड़ निकलेगा, एक और पेंसिल मिलेगी, और इसी तरह से पेंसिल लेता जाऊंगा और चीज़ें बनाता जाऊंगा। मेरी लालच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और उस रात बार बार बिजली कड़के जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बिजली इस तरह से कड़क रही है कि मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई हो। मैं अपनी इस ज़मीन के कोने पर बना हुआ वो पेड़ भी देख रहा था। वो काला पेड़ बहुत ज़्यादा सड़ सा चुका था, वो ख़त्म होने की कगार पर था, और मैं जानता था वो जिन भी यहाँ से जाने वाला है। लेकिन कब जाएगा मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नया बीज बनाऊंगा, लेकिन उससे कुछ मांगूंगा नहीं। मुझे डर था वो मुझे मार देगा, और अघोरी ने कहा तो था उससे कुछ मांगना नहीं है। आज मौसम बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। आंधी आई हुई थी, और उसी कारण घर के दरवाजे भी बार बार खुले जा रहे थे, खुलकर बहुत ज़ोर से बजते। बाहर भी बिजली की कड़कड़ाहट मेरी बीवी को भी डरा देती और मुझे भी डरा देती। मैंने अपनी बीवी को कहा था, इस छोटी पेंसिल का इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल तो आज ही करने वाला था। उसे मैंने सुला दिया, और लगभग रात के 11 बजे उस पेंसिल को लेकर मैं दूसरे कमरे में चला गया। उस कमरे में अच्छी लाइट थी, और मैं कागज़ पर बीज सा बनाने लगा। मैं याद करता गया कि वो बीज कैसा था। मैंने बिल्कुल वैसा ही बीज बनाया, और मेरे हाथ में वो काला सा बीज आ गया। ये उस जिन्न का बीज ही होगा। मैं उस दिन बाहर निकला था, और बाहर बारिश का माहौल था। वहाँ बूंदें बहुत कम गिर रही थी, लेकिन लग रहा था भारी बारिश आने वाली है। मैं दूसरे कोने पर गया और वहाँ पर बीज लगा दिया, और मैं इंतज़ार करने लगा, कल सुबह एक और पेड़ उगेगा, उसको भी खाने पीने के लिए बहुत कुछ दूंगा।
अभी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, उसके बाद एक और पेंसिल मिलेगी मुझे। लेकिन जैसे ही मैंने बीज को देखा, मुझे महसूस हुआ कुछ कमी रह गई है, कुछ कमी रह गई है। ये बीज वैसे पेड़ का बीज नहीं है, पेंसिल का बस छोटा सा हिस्सा बचा था। कह सकते हैं एक कण था जो मेरी उंगली में लगा हुआ था। इसी से बनाता हूँ, जल्दी से बनाता हूँ। मैं उस कण से भी एक आकार बनाने लगा और बस गोल आकार ही बन पाया। वो सही आकार बन ही नहीं पाया और पेंसिल खत्म हो गई। वो दूसरा बीज मेरे हाथ में था और उसे लेकर जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, वहाँ भूकंप आने लगा था। मैं डर गया। भूकंप से डरकर हमेशा ज़मीन पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप आपको पटक सकता है। मैं वैसे भी घर से बाहर था। मैं घर के अंदर आवाज़ें लगा रहा था, अपनी बीवी को बाहर आने के लिए कह रहा था, लेकिन भूकंप धीरे धीरे बढ़ता गया। अचानक मेरे उस घर के बिल्कुल बीच में ज़मीन में दरार आ गई, जिस कारण पूरा घर ढह गया था। वो घर वहीं पर ढह गया और मेरी बीवी भी उसी घर के अंदर थी। वो पहली मंजिल पर थी और उसकी चीखने की आवाज़ एक बार ही आई थी। उसके बाद वो घर ढह चुका था। रात को इस तरह से बारिश हुई, वो बड़ी सी दरार में मेरा पूरा घर समा गया था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर कोई घर मौजूद ही ना हो। वो ज़मीन में बनी दरार बहुत ही गहरी थी, बहुत ज़्यादा गहरी। घर आधा टूटकर बीच में समा गया था और घर में रखी हर चीज़ उस दरार में चली गई थी। उसके बाद पूरी रात मैं रोता रहा था। हाथ में वो बीज था। मैंने एक कोने में बीज लगा दिया और सोचा शायद इस बीज से ही वैसा पेड़ उग आए। लेकिन वो तेज़ तूफान में ऐसा लग रहा था वो बिजली मुझे मारने के लिए ही कड़क रही है। रात के 3 बजे मेरी हिम्मत टूट गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैं अपने पुराने घर की तरफ भागा। अपने पुराने उस टूटी हुई छत वाले घर के अंदर सोया था मैं 2 घंटे के लिए। जब मैं सुबह उठा, मैं सोच रहा था वो पेड़ लगा होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। मेरा वो घर ज़मीन में दफन हो चुका था और मेरी बीवी उसी में मर चुकी थी। एक कोने में मैं देख रहा था पेड़ उगा क्यों नहीं, पेड़ उगा ही नहीं था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने जितने भी पैसे कमाए थे, जो भी गहने रखे थे, जो भी बनाया था, उस घर में था और वो उस दरार में समा चुका था। वहाँ पर भीड़ थी, वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। हर कोई मुझे सांत्वना दे रहा था, लेकिन मेरा सब कुछ उजड़ चुका था। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं रोता रहा था पूरा दिन अपनी बीवी के शोक में। वो मुझे कहा करती थी, मत इस्तेमाल करो ऐसी चीज़ों को। एक कोने पर लगा वो पुराना पेड़ भी अब मौजूद नहीं था। नीचे काले रंग का पेंट सा गिरा हुआ था, जैसे वो पेड़ गलकर खत्म हो गया हो और वो जिन भी आज़ाद हो गया होगा। क्या करूं मैं? शाम के वक्त मैं उसी जंगल में गया था। उस अघोरी को आवाज़ें लगाता रहा था, लेकिन अघोरी मुझे मिला ही नहीं। हर रोज़ मैं उस जंगल में आता, अघोरी को आवाज़ें लगाता, लेकिन अघोरी मिलता ही नहीं। 1 महीने बाद माँ भी वापस आ गई थी। वो तीर्थ घूम आई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन हमारा वो घर देखकर माँ भी मायूस हो गई। मैं माँ को वही पुराने घर में ले आया था, वही पुराना घर, वही टूटी हुई छत, और वहीं पर हम रहने लगे। दोबारा मैंने वहीं खेती शुरू कर दी और उसके बाद वो जगह पर भी खेती शुरू कर दी जहाँ मैंने घर बनाया था। वहाँ भी बहुत मुश्किल हुई। ईंटें ज़मीन में दफन हुई थी। मैं ढूंढता रह गया, सोना चांदी कुछ तो मिले, लेकिन दरार में सब कुछ समा गया था और मिट्टी वहाँ पर भर दी गई थी ताकि कोई गिर ना जाए। कुछ नहीं ढूंढ पाया। मैं फिर से गरीब हो गया। 3 महीने बाद उस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गया था मैं। तब मुझे वो अघोरी मिला और उसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान, लेकिन मेरा चेहरा उतरा हुआ। वो अघोरी मेरे पास आया। क्या क्या लिया तूने उससे? तूने उस जिन्न को खुश किया, खाने को दिया, क्या मिला तुझे? एक पेंसिल। क्या बनाया तूने? सोना। क्या बनाया तूने? एक बीवी। बहुत खुश था, लेकिन समझदार नहीं था। मेरे पास एक बार तो आ जाता। वो जैसा तोहफा देता है उसे संभाल कर रखना पड़ता है, लेकिन तेरी लालच ने तुझे यहीं पर पहुंचा दिया जहां से तूने शुरू किया था। मैं उसके सामने रोता जा रहा था। मुझे दुख पैसों का नहीं था, मुझे दुख अपनी बीवी का था।
मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की कभी ना मिलती। मेरी तो ये किस्मत ही नहीं थी, बस किसी तरह जिन्न के उस तोहफे के कारण वो मुझे मिली थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी। घर टूटा तो टूटा, पैसे गए तो गए, लेकिन मेरी बीवी चली गई जिसे मैंने ज़िंदगी दी थी। वो इस ज़िंदगी को लेकर बहुत खुश थी। वो एक प्रेत आत्मा थी जिसे मैंने शरीर दे दिया था, इसलिए वो मेरी सारी उम्र सेवा करती, लेकिन मेरी लालच ने उसे भी मार दिया। वो अघोरी भी मुझे यही समझाता रहा कि उस पेंसिल को कभी ख़त्म नहीं होने देना है। जैसे ही वो पेंसिल ख़त्म हुई, उसका दिया सब कुछ वापस आ जाता है। पेंसिल के ख़त्म होने का अर्थ होता है लालची होना। अगर थोड़ी पेंसिल का इस्तेमाल करो, जो लो उसका इस्तेमाल करो, भले ही अंत तक पहुंच जाओ, लेकिन ऐसी लालच ना दिखाओ कि कुछ और लेना है। जो मिले उससे खुश रहो, जिंदगी जियो। लेकिन तुमने जब अंतिम कण भी खत्म कर दिया, जो दिया था उसने वापस ले लिया और वो भी आज़ाद हो गया। मैं उस अघोरी के पांव पड़ गया था। मुझे एक और बीज दे दो, मुझे कोई पेंसिल दे दो, मैं अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता हूँ। अगर वो दोबारा प्रेत बन गई है तो दोबारा जिंदगी में आ सकती है। लेकिन वो अघोरी के चेहरे पर मुस्कान थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो धीरे धीरे चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया था। मैं पीछे से उसे आवाज़ें लगाता रहा, उसने मुड़कर देखा तक नहीं। जैसे ही वो बहुत दूर चला गया, वहाँ से उसने आवाज़ लगाई और मुझे कहा, वैसे उस दिन पेड़ के नीचे वो फल, वो बहुत स्वादिष्ट थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए तो ऐसा तोहफा तुम्हें दिया था। तुमने तोहफे की कदर नहीं की, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो, खाना बहुत अच्छा लेकर आए थे। ये शब्द कहे थे उसने और एकदम अंधेरे में वो गायब। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या ये अघोरी वो जिन्न ही था? क्या सच में ये वो जिन्न था जिसने अपनी ही जिंदगी का बीज मुझे पकड़ाया था? तो क्या जिन्न आज़ाद होने के बाद हाथ में बीज लिए घूमते हैं और किसी ऐसे को देते हैं जिससे वो कुछ फ़ायदा चाहते हों? वो दूसरे का भला भी करना चाहते हैं, लेकिन लालच सामने आ जाती है, जैसे मेरे सामने आ गई। मैं अच्छी ज़िंदगी जी सकता था, लेकिन जी नहीं पाया। आज मैं फिर से मेहनत करता हूँ अपनी उस ज़मीन पर, और नई ज़मीन पर भी खेती करता हूँ। मेहनत से पैसे कमाता हूँ और याद करता हूँ अपनी ज़मीन को। बहुत याद आती है मुझे अपनी बीवी। अब मैं कभी शादी नहीं करूँगा और शायद ये मेरी लालच का फल है।